दोस्तों जय हिंद। दोस्तों यशप्रीत सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। आप तैयारी कर रहे थे, लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही थी, तो उस इंतज़ार की घड़ी अब पूरा हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि रेलवे जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों आज से। तो इसलिए आज हम जो आपकी इंतज़ार की घड़ी थी वो पूरा हुई है, और पूरे होने की खुशी में आज हम आप लोगों को पूरी नोटिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस हम आपको समझाएंगे, जिससे आप फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं जो वो गलतियां ना हों। क्योंकि दोस्तों अगर आप गलती करेंगे तो गलती का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। भुगतान का मतलब यही है कि आप अगर एक गलती करेंगे तो आपको 250 रुपीस आपको देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप गलती ना करें, जिसके लिए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरा एकदम डिटेल से समझाएंगे कि सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, लास्ट डेट क्या होती है, उम्र की गणना, आयु की गणना कब से की जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। दोस्तों आइए हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि रेलवे आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024, यानी कि रेलवे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी आ गई है। आप देखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे टोटल पद कितने हैं, टोटल पोस्ट कितनी है। तो वो जो टोटल पोस्ट है एसआई की 452 यानी कि 452 है, और कांस्टेबल की वैकेंसी 4208 है, 4208। दोस्तों अगर कही जाए बात तो ये वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फिजिकल होगा उसमें आपको सिर्फ टू अटेम्प्ट्स दिया जाएगा। रेस में केवल 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो रेस और वो फिजिकल जो है वो महत्वपूर्ण है। आप छोटी मोटी तैयारी में अगर सोचें कि फिजिकल निकाल लें तो नामुमकिन है, तो जिसके लिए ये वैकेंसी ही बहुत है। और लेकिन दोस्तों सिर्फ आपको एक सीट से मतलब है, आपको 4208 और 452 सीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, इसलिए आपको एक सीट पर फोकस करना, ना कि 4208 पोस्ट पर हमें फोकस करना। सिर्फ आपको एक सीट चाहिए। तो ये रही आपकी पोस्ट की बात कि एसआई की 452 और कांस्टेबल की 4208 पोस्ट है। अब बात आती है दोस्तों, ये तो पद की बात हो गई। डेट हमारी जो चल रही है दोस्तों वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है, फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों, और लास्ट डेट है 14 मई 2024 तक। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि 1 महीने का पूरा आपके पास फॉर्म भरने का टाइम है, और 1 महीने के अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे करेक्शन की जो डेट है दोस्तों, क्योंकि 14 मई को शाम तक जो है आपकी डेट की एंडिंग होगी, और उसके बाद 15 तारीख से जो है 24 मई के बीच, 15 मई से 24 मई के बीच जो है दोस्तों करेक्शन होगा फॉर्म का। फॉर्म में जो आप गलतियां किए रहेंगे उसका करेक्शन करना है आपको। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जितनी बार आप करेक्शन करेंगे उतनी बार आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, 250 रुपये आपको देना पड़ेगा।
अब बताइए आप लोग कि 250 रुपये देना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्म आप ऐसा भरे, एक एक पॉइंट को देख करके आप फॉर्म को अप्लाई करें। अगर एक एक फॉर्म बाय स्टेप कॉलम बाय कॉलम को अगर आप देख करके अगर आप ओवरऑल फाइनल करते हैं अपना अप्लाई फॉर्म को जो है, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये 250 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों एज की, उम्र की, या उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि फीस कितनी लगेगी। इसकी फीस जर्नल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 500 है। जो एग्जामिनेशन शुल्क है, एग्जाम फीस है, वो 500 रुपए है जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखें कि ये 400 रुपए आपके रिफंड होंगे, लेकिन तब आपके रिफंड होंगे दोस्तों जब आप एग्जाम में बैठेंगे। आप पास होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम को क्रैक करते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे नहीं आएंगे। अगर आप एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाते हैं तो वो आपके 400 रुपीज आपके वापस आ जाएंगे। तो इसलिए एक खास बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो ये आप अपना आवेदन करेंगे जब फॉर्म का, तो जो फीस कटवाएंगे आप ये 500 आप अपने अकाउंट से कटवाएं, आप अपने अकाउंट से डिडक्ट करवाएं। क्योंकि अगर आप साइबर कैफे में फॉर्म भरवाते हैं, अगर उसके अकाउंट से आप कटवाते हैं दोस्तों पैसा, तो उसी के अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आप रेलवे भर्ती बोर्ड को जो है आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने साइबर कैफे वाले से जो है उसके अकाउंट से आपने बिल पे कराया है। तो नहीं, ये गलतियां आप ना करें। इसलिए ये हमारा सजेशन है कि आप अपने डेबिट कार्ड से, अपने पेटीएम से, जैसे भी हो, आप अपने अकाउंट से ये पैसा कटवाएं। तो यदि आप अपने एग्जाम में बैठते हैं तो आपके फाइनली 500 में से 400 रुपए वापस आ जाएंगे। अब बात आती है एससी, एसटी और हैंडीकैप और हमारी माताएं बहनें यानी कि फीमेल के लिए। हमारी फीमेल्स के लिए जो है उनके 250 रुपीज ये चार्ज हैं, लेकिन जो रिफंड आएंगे इनको बोनस के तौर पे मिलता है कि 200 का 250 का 250 रुपए वापस आएंगे, इनके एक भी पैसे नहीं कटेंगे। तो अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारी जो एज होगी। ये तो फीस की बात यहां तक रही दोस्तों कि फीस कितना लगेगा, रिफंड होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो पूरा डिटेल था। अब है हमारी एज जो है, एज कांस्टेबल के लिए दोस्तों 18 से 28 साल और एसआई के लिए 20 से 28 साल। 18 से 28 कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए 20 से 28 साल। लेकिन आपको दोस्तों एक बात याद रखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपको बोनस के तौर पे दिया है 3 साल। 3 साल आपको बोनस के तौर पे पहले ही दे दिया है। ये उम्र जो है 18 से 25 साल होती, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोरोना काल में वैकेंसी ना आने के कारण जो 3 साल को लॉस हुआ है, उसकी वजह से जो है कोविड-19 को देखते हुए 3 साल की आपको छूट प्रदान किया है। तो उस छूट का आपको फायदा लेना है। तो ये पहले उम्र क्या होती, 18 से 25 साल और 20 से 25 साल। यहाँ पे 3 वर्ष की जो है, 3 साल की जो है आपको जो छूट मिली है, इसलिए ये 28 हो गया और ये 28 हो गया। अब लेकिन उम्र की जो गणना है वो 1/7/24 से की जाएगी। उसके पहले आपको 18 से 28 साल का हो जाना है, 18 साल का हो जाना है उसके पहले। और एसआई में भी 1/7/24 से ही गणना होगी। लेकिन दोस्तों याद रखें, जो एज रिलैक्सेशन के तौर पे है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ये हमेशा का नियम है। अब अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए
SC/ST के लिए और ऑल कैंडिडेट्स के लिए यह निर्धारित करना है हमें कि इतने से उम्र के पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/7/1996 से जितने पहले वाले हैं अनरिजर्व्ड और EWS के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2/7/1996 ये अगर देखा जाए 1/7/1996 होगा तब भी आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। एक दिन अगर उससे कम है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। OBC की बात है तो 2/7/93 2/7/1993 के पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब SC/ST की बात आती है तो 2/7/1991 से पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बाद वाले फॉर्म भर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स 1/7/2006 1/7/2006 तक है सभी कैंडिडेट के लिए, कि उसके बाद वाले नहीं भर सकते हैं। 1/7/2006 के बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम आपको 2 पॉइंट यहां पे क्लियर किए हैं। हमने कहा कि जो जर्नल वाले हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं वो 1996 जुलाई से पहले जो है उसके पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन 1/7/2006 के बाद वाले भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहले वाले 2006 के बाद वाले और 1996 के पहले वाले, इसके बीच में जो आएंगे सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं भर सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो कांस्टेबल के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने पेपर दिया है और रिजल्ट नहीं आया फिर भी आप फॉर्म भरे, नहीं। आपके हाथ में जब तक आप मार्कशीट नहीं आ जाती है तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी कि पास आउट होना चाहिए आपको। तो कांस्टेबल के लिए 10th या हाई स्कूल पास, SI के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब अगर देख ले थोड़ा सा हम सैलरी की बात है, क्योंकि हमारी जो एक मुस्कान है वो सैलरी पे ही जाके टिकती है कि हमारी सैलरी होगी कितनी, इसमें हम क्यों मेहनत करें, हमारी जो जीविका है वो चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। क्योंकि कोई भी नौकरी करने का तभी फायदा है कि जब हमारी जिंदगी आराम से कटे, तब तो हम मेहनत करें, नहीं मेहनत करने का क्या फायदा है। तो दोस्तों जो SI के लिए है 35,400 प्लस बेसिक पे स्केल है, 35,400 रुपए है, और कांस्टेबल के लिए 21,700 रुपए है। ये तो आपकी सैलरी की बात है। अब बात आती है एग्जाम डेट की, कि ये एग्जाम डेट कब होंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई उसमें दो राय नहीं है। आपका जून एग्जाम में चुनाव का रिजल्ट आएगा, चुनाव का परिणाम आएगा, तो जून में जो मंत्रिमंडल का गठन होता है वो सब होगा, तो इसलिए जून में कोई संभावना नहीं है। जुलाई के लास्ट में या अगस्त कह सकते हो, अगस्त और सितंबर, अगस्त लास्ट से सितंबर लास्ट तक एग्जाम होगा फाइनली। हमारे हिसाब से ये 20 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। अब बात आती है स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि क्या क्या अवस्थाएं होंगी, हमको किस किस चरण से गुजरना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्स होगा जो CBT के बेस्ड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा दोस्तों, ऑफलाइन नहीं होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके एग्जाम्स होंगे, CBT पर होंगे। दूसरी बात, फिर उसके बाद DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा,
आप एग्जाम्स क्रैक करते हैं तब आपका डीबी होगा, मेडिकल होगा, पीईटी फिजिकल होगा, फिर उसके बाद पूरा आपका एक जो ब्यौरा बनेगा वो पूरा आपका होगा ये सारी चीजें। तो पहले तो आपको क्या करना है, एग्जाम पास कर लेना है, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स आप चेक करा लेंगे, फिर आपका मेडिकल होगा। यहां पर दोस्त आप देखें एक चीज, आप एग्जाम पास कर लेंगे तो एग्जाम पास करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ये मेडिकल होगा। तो कुछ लोग तो ऐसे मेडिकल में भी अनफिट हो जाते हैं, तब उसके बाद जाकर के आपका फिजिकल होगा। लेकिन एक नोट हमने लिखा है दोस्तों, ये जो पास आउट होंगे जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चे आप बुलाए जाएंगे। अगर एक वैकेंसी है तो उस पर 10 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चे यहां पे पास किए जाएंगे या पास होंगे। मैं कहता हूं कि 10 गुना भी कम है, क्योंकि इसे 15 गुना या 20 गुना होना चाहिए। जितना इसका फिजिकल टफ है, वैकेंसी फिल होना आसान नहीं है, इसलिए ये 10 नहीं, मेरे हिसाब से 15 गुना होना चाहिए। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड का ये नियम है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया कि सीबीटी बेस्ड पर होगा। जो टाइम होगा दोस्तों वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/3 नंबर काट लिया जाएगा और आपको 120 प्रश्नों को हल करना है। यानी कि अगर हम सिलेबस देखेंगे तो मैथ से जो है 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 35 नंबर का होगा। 35 प्रश्न 35 नंबर का। रीजनिंग का 35 प्रश्न 35 नंबर का। जीके का 50 प्रश्न 50 नंबर का। अब ये जो दिया गया है, ये आपको इतने मैथ में अगर ये देखा जाए तो आप ओवरऑल पूरा हल कर सकते हैं। रीजनिंग में देखा जाए तो ओवरऑल आप पूरा हल कर सकते हैं। जीके में देखा जाए तो आप पूरा का पूरा नहीं हल कर सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं फाइनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में दोस्तों आप हल कर सकते हैं पूरा का पूरा। अब ये देखा जाए तो 120 प्रश्न हो गए और 120 मार्क्स भी आपके हो गए दोस्तों। लेकिन आपको ये ओवरऑल तैयारी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये आपको हम पूरा का पूरा वीडियो अब तक प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। तो ये सारा ओवरऑल जो है ये हमारा एग्जाम्स के लिए ये सिलेबस है पूरा दोस्तों। ये अब सिलेबस के बाद अगर हम देखेंगे कि कितने परसेंट पास मार्किंग की बात आती है, तो जो अनरिजर्व ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 35% नंबर लाना अनिवार्य है, क्योंकि ओवरऑल 120 नंबर का आपका क्वेश्चंस भी है और आपके 120 नंबर के मार्क्स भी है। तो उन 120 नंबर में जो है आपको 35% लाने हैं और इस 120 नंबर में 30% एससी और एसटी को लाना अनिवार्य है। अगर अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर 35% नंबर नहीं ला पाएंगे तो वो फेल माने जाएंगे। एससी एसटी के कैंडिडेट अगर नहीं ला पाएंगे तो वो 30%, तो वो फेल माने जाएंगे। अब रही बात पीईटी की बात दोस्तों, यानी फिजिकल की बात, तो हम देखेंगे पहले जो हाइट की बात है, मेल के लिए 165 जनरल ओबीसी के लिए होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 160, और फीमेल में जो हाइट होनी चाहिए जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो मेल्स की रेस है वो 1600 मीटर कांस्टेबल की है और किसी भी कैटेगरी का हो 5 मिनट 45 सेकेंड में उसको पूरा करना है। कांस्टेबल की रेस 1600 मीटर को, और फीमेल्स में किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हो उनको 800 मीटर की रेस जो है 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करना है। अब आगे बात आती है 1600 मीटर की रेस जो है एसआई में मेल्स कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो।
फीमेल्स में एसआई के लिए 800 मीटर की रेस जो है 4 मिनट में पूरा करना है, किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट्स हो। अब बात आती है लॉन्ग जंप एसआई के लिए जो है मेल्स के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट किसी भी कैटेगरी के हो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए एसआई के लिए 9 फीट किसी भी कैटेगरी की हो। लॉन्ग जंप की बात आती है तो लॉन्ग जंप कांस्टेबल में 14 फीट होना चाहिए मेल के लिए, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, और फीमेल में 9 फीट होना चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट क्यों ना हो। अब हाई जंप की बात आती है तो 3 फीट 9 इंच मेल्स के हैं, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो उनको हाई जंप में 3 फीट 9 इंच करना है। अब फीमेल्स की बात आती है तो 3 फीट किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हो। अब हाई जंप जो है कांस्टेबल की बात आती है तो 4 फीट मेल के लिए है और 3 फीट जो है फीमेल के लिए है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जो रेस है दोस्तों उसके लिए 1 अटेम्प्ट है, केवल एक बार प्रयास का मौका मिलेगा। लेकिन जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप है उसका 2 बार आपको प्रयास करने का मौका मिलेगा, यानी कि 2 बार आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके पूरे पीईटी से रिलेटेड रहा दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अब आप कहीं पर भी फॉर्म भरने में गलतियां नहीं करेंगे दोस्तों, ये सारी चीजों को देख करके ही आप उस पे फॉर्म फिल करने के लिए आप तैयार होंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों, क्योंकि हम आपको पूरे सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। पूरे एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए हम पूरे तत्पर से, पूरी लगन से आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे दोस्तों। आपका एक कमेंट जो है हमें आते ही हम उसके लिए आपको सजेस्ट करने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे दोस्तों। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरे सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, उसकी पूरी प्रिपरेशन तैयारी पूरा सब कुछ कराया जाएगा, पूरी उसकी थीम बनाई जाएगी दोस्तों कि कैसे इसको क्वालिफाई करना है, कि कैसे हम अपनी नौकरी हासिल कर सके दोस्तों 2024 में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।